हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार। कैसे हैं आप सब? आप सभी को नववर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। इस वर्ष की शुरुआत अच्छी हो। खबरों को शुरू करें इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। न्यू ईयर 2025 का धमाकेदार स्वागत। होटल, रिसोर्ट और क्लबों में तैयारियां जोरों पर। बीते रात जश्न में डूबे रांची। नए साल 2025 का स्वागत करने के लिए झारखंड के विभिन्न होटलों, रिसोर्ट्स और क्लबों में तैयारियां पूरी कर ली गई। 31 दिसंबर की रात रांची और आसपास के इलाकों में धूमधाम से न्यू ईयर सेलिब्रेशन आयोजित किया गया, जिसमें बॉलीवुड सिंगर्स से लेकर डीजे नाइट्स तक का आयोजन किया गया। रांची के 5 स्टार होटल रेडिशन ब्लू में इस बार न्यू ईयर सेलिब्रेशन का खास आयोजन किया गया। यहां जबरदस्त बैंड के परफॉर्मेंस के साथ पार्टी की शुरुआत हुई। साथ ही कोलकाता की डांसर दीपशिखा घोष और मयूराक्षी गांगुली अपने डांस से सबको मंत्रमुग्ध कर दिए। टिकट की कीमत 12,999 रुपए थे और यह आयोजन 700 लोगों के लिए सीमित हुई। रांची क्लब में भी इस साल न्यू ईयर की धूम मची। यहां डीजे ध्यान की धुन पर लोग रात 8 बजे से झूमते नजर आए। क्लब में ग्लैमर, ग्लिटर और गोल्ड थीम पर ड्रेस कोड रहे और टेबल बुकिंग के लिए 1,000 रुपये शुल्क लिया गया। वहीं रांची जिमखाना क्लब में ओमेगा 2025 थीम पर न्यू ईयर सेलिब्रेशन हुई, जिसमें म्यूजिकल नाइट और डीजे नाइट का आयोजन किया गया। कांके रिजॉर्ट में न्यू ईयर ईव की शुरुआत 31 दिसंबर को शाम 7:30 बजे से हुई। यहां की टिकट की कीमत 2,499 रुपये से शुरू हुई, जिसमें अनलिमिटेड खाना, मॉकटेल और लाइव म्यूजिक की व्यवस्था थी। लीलाइक सरोवर पोर्टिको में भी ग्लैम नाइट 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें ग्लिटर थीम और पैन एशिया क्यूजीन के साथ मॉकटेल बार की व्यवस्था थी। हर साल की तरह इस साल भी होटल BNR में न्यू ईयर सेलिब्रेशन हुई, जिसमें डीजे और लाइव म्यूजिक की धमाकेदार परफॉर्मेंस किए गए। नए साल के इस जश्न को यादगार बनाने के लिए रांची और आसपास के इलाकों में सभी जगहों पर शानदार कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। लोग डांस, म्यूजिक और लजीज खाने के साथ नए साल का स्वागत किए। झारखंड सरकार की मैया योजना पर ब्रेक। मनमोहन सिंह के निधन पर राजकीय शोक की घोषणा। झारखंड सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया है। इस दौरान सभी राजकीय समारोह स्थगित रहेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मनमोहन सिंह के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि देश ने अपना एक महान नेता खो दिया है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा, देश ने अपना एक महान लाल खो दिया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखदायी है। इस बीच झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई मैया योजना के तहत महिलाओं के खाते में राशि भेजने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। हालांकि इस योजना के तहत दिसंबर महीने में लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते में 2,500 रुपये भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मैया योजना के लाभार्थियों को मिलेगी राशि। झारखंड सरकार ने मैया योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को दिसंबर महीने में 2,500 रुपये की राशि भेजने की प्रक्रिया शुरू की है। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की राशि दी जाती है। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने भी मनमोहन सिंह के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि देश ने अपना एक महान नेता खो दिया है। राजकीय शोक की घोषणा। झारखंड सरकार ने मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया है। इस दौरान सभी राजकीय समारोह स्थगित रहेंगे। राज्य के सभी सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। झारखंड में कुहासे के साथ हुई सुबह। नए साल में दस्तक देगी शीतलहर। झारखंड में उत्तर पश्चिमी हवाएं सक्रिय हो गई हैं, जिसके कारण राज्य के कई इलाकों में तापमान में गिरावट और घने कोहरे का अनुमान है। मौसम विभाग ने नए साल के मौके पर शीतलहर की चेतावनी भी जारी की है। उत्तर पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से तापमान में गिरावट आ सकती है और घना कोहरा भी कई स्थानों पर हो सकता है, विशेष रूप से सुबह और शाम के समय। इस दौरान सुबह के समय दृश्यता में कमी आने का खतरा है,
जो सड़क परिवहन और अन्य बाहरी गतिविधियों पर असर डाल सकता है। खासकर ट्रेनों और गाड़ियों की आवाजाही में देरी की संभावना बढ़ सकती है। इसके अलावा शीतलहर से लोग अधिक सर्दी का अनुभव करेंगे और इसका प्रभाव विशेष रूप से वृद्ध लोगों और बच्चों पर हो सकता है। मौसम विभाग ने सलाह दी है कि लोग गर्म कपड़े पहनें और सुरक्षित रहें, खासकर सुबह के समय। मौसम केंद्र के अनुसार अगले 3 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में सुबह की शुरुआत हल्के से मध्यम कोहरे के साथ हो सकती है। 31 दिसंबर को उत्तरी हिस्से के कई जिलों में घने कोहरा का अलर्ट जारी किया गया है। फंदे से झूलता मिला बीए की छात्रा का शव, पिता ने अज्ञात युवक के खिलाफ दर्ज कराया मामला। झारखंड की राजधानी रांची में एक छात्रा फांसी के फंदे से लटक गई। पुलिस को छात्रा के कमरे से एक डायरी और कुछ पन्ने मिले हैं। उन पर शायरी लिखी हुई थी। वहीं जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो पता चला कि छात्रा के कमरे पर एक युवक आया था। वह काफी समय बाद कमरे से गया। छात्रा के पिता का कहना है कि उनकी बेटी ने प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या की है। यह छूटिया थाना क्षेत्र के कृष्णापुरी रोड नंबर 11 की घटना है। क्या है पूरा मामला? जानकारी के अनुसार बीए की छात्रा रिमझिम कुमारी ने रविवार को पंखा से बने फंदा पर झूलकर जीवन लीला समाप्त कर ली। छात्रा चुटिया में किराया के मकान में भाई के साथ रहकर पढ़ाई करती थी। वह खलारी के डकरा सुभाष नगर की रहने वाली थी। इस मामले में छात्रा के पिता सत्यदेव साहू की लिखित शिकायत पर अज्ञात युवक के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। प्राथमिकी में अज्ञात युवक पर जाल में फंसाकर शारीरिक शोषण, प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। कमरे से मिली डायरी। पुलिस ने कमरे से शायरी लिखा पन्ना और डायरी बरामद की है। दर्ज मामले में उन्होंने बताया है कि उनकी पुत्री को रविवार को दोपहर में चटकपुर में रहने वाली मौसी के घर जाना था। जब छात्रा दोपहर तक मौसी के आवास पर नहीं पहुंची तो पिता ने कई बार मोबाइल फोन पर कॉल किया, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। इसके बाद पिता ने मकान मालिक नंदकिशोर को मामले की जानकारी दी। मकान मालिक ने भी छात्रा के कमरे के बाहर कई बार आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद संदेह बढ़ गया। इसी समय तक छात्रा की मौसी चटकपुर से छुटिया पहुंची। बाद में सभी ने दरवाजा खोला तो पाया कि रिमझिम का शव फंदे से झूल रहा है। बाद में सीसीटीवी खंगालने पर पता चला कि शनिवार को एक युवक आवास पर आया था। वह काफी देर बाद वापस गया था। इधर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में कर पोस्टमार्टम कराया। पूर्व सीएम रघुवर दास की बड़ी बहन का निधन, सोशल मीडिया पर दी जानकारी। झारखंड के पूर्व सीएम और ओडिशा के राज्यपाल रह चुके रघुवर दास की बड़ी बहन का मंगलवार 30 दिसंबर को निधन हो गया। इसकी जानकारी रघुवर दास ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर साझा की। उन्होंने पोस्ट में बड़ी बहन की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि मेरी मां स्वरूपा बड़ी बहन का आज निधन हो गया। महाप्रभु जगन्नाथ जी से प्रार्थना है कि पुण्य आत्मा को अपने निज धाम में स्थान दें। सादर श्रद्धांजलि। नए साल के जश्न को लेकर प्रशासन मुस्तैद, चलाया गया ड्रंक एंड ड्राइव अभियान। जमशेदपुर में नए साल के जश्न को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आ रही है। इस दौरान पुलिस ने ऐसे लोगों को कड़ी चेतावनी दी है जो शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं या फिर नशा करके हुड़दंग करते हैं। इन लोगों को पुलिस ने सावधान रहने को कहा है। पुलिस ने कहा है कि पकड़े जाने पर इन्हें नए साल का जश्न जेल में मनाना होगा। इसे लेकर सोमवार को पूरे शहर में ड्रंक एंड ड्राइव अभियान चलाया गया। एसपी, डीएसपी और थाना प्रभारी देर रात तक सड़क पर मौजूद नजर आए। इसके साथ ही बताया गया कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी की रात को भी पूरे शहर के अलग अलग 30 जगहों पर ड्रंक एंड ड्राइव अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के दौरान पुलिस नए साल में शराब पीकर वाहन चलाने और हुड़दंग करने वालों पर नजर रखेगी। अभियान को लेकर सिटी एसपी ने बताया कि जिला पुलिस ने पूरे शहर में नए साल को लेकर विशेष तैयारी कर रखी है। इस दौरान सादे लिबास में पुलिस कई जगहों पर तैनात रहेंगे। साथ ही पुलिस सीसीटीवी कैमरे से भी नजर रखेगी। नाबालिग छात्रा के साथ 3 युवकों ने किया दुष्कर्म, मौके से जान बचाकर भागी सहेली। झारखंड के गुमला के जारी थाना क्षेत्र में नाबालिग छात्रा के साथ 3 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर सोमवार को जेल भेज दिया। आरोपी 19 वर्षीय अनूप बेक,
20 वर्षीय अनिल बेक और 22 वर्षीय रोबिन लकड़ा जारी अमगांव के रहने वाले हैं। अनूप और अनिल सगे भाई हैं। पीड़िता के बयान पर पॉक्सो एक्ट के तहत नामजद केस दर्ज किया गया है। नाबालिग छात्रा रायडीह थाना क्षेत्र की है। शनिवार की शाम नाबालिग छात्रा अपनी सहेली के साथ जारी थाना क्षेत्र स्थित कितम बाजार गई थी। वहां से घर लौटने के क्रम में अनूप, अनिल और रोबिन ने छात्रा का अपहरण कर कुछ दूर ले गए और दुष्कर्म किया। वहीं छात्रा की सहेली किसी तरह वहां से भागने में सफल रही। इधर छात्रा के देर शाम तक नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। रविवार सुबह छात्रा घर पहुंची और पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिजन शाम में उसे लेकर रायडीह थाना पहुंचे। पूछताछ के बाद पुलिस ने पीड़िता के बयान पर केस दर्ज कर कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सिद्दीकी शेख की शोक सभा में पहुंचे डुमरी विधायक सहायक अध्यापकों को किया संबोधित। झारखंड राज्य प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सिद्दीकी शेख का निधन 29 दिसंबर को पूर्वाह्न 11:30 बजे रिम्स के न्यूरो वार्ड में इलाज के दौरान हो गया। विगत 25 दिसंबर को ब्रेन हेमरेज के बाद उन्हें रांची के मेडिका में परिवारजनों द्वारा भर्ती कराया गया था। मेडिका के चिकित्सकों द्वारा जवाब देने के बाद झारखंड राज्य प्रशिक्षित सहायक संघ एवं परिजनों के द्वारा उन्हें रिम्स में भर्ती कराया गया था। सिद्दीकी शेख के अस्वस्थ होने की सूचना मिलने पर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू, मंत्री दीपिका सिंह पांडेय और स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने आरईएमएस प्रशासन और न्यूरोसर्जन को लगातार उनका अच्छे से अच्छा इलाज करने का निर्देश दिया था। आरईएमएस में चिकित्सकों के द्वारा दिवंगत सिद्दीकी के ब्रेन का 90% हिस्सा क्षतिग्रस्त होने की सूचना उनके परिजन सहित सहायक अध्यापक संगठन एवं सरकार के सभी मंत्री को दी गई थी। इस मौके पर विधायक जयराम महतो ने भी उपस्थित लोगों को संबोधित किया। उन्होंने सहायक अध्यापकों को संबोधित करते हुए कहा कि सहायक अध्यापकों के बल पर ही झारखंड की प्राथमिक शिक्षा की रीढ़ टिकी हुई है। पारा शिक्षकों के द्वारा लंबे समय से सेवा एवं संघर्ष किया जा रहा है, इसलिए विधानसभा के बाहर एवं अंदर उनके हक एवं अधिकार की लड़ाई के लिए वह संघर्ष करेंगे। मौके पर ही विधायक ने शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह से बात कर अनुकंपा पर आश्रित को नौकरी दिलाने के प्रावधान का लाभ की जानकारी ली। साथ ही सामाजिक सुरक्षा के तहत सभी तरह के लाभ दिलाने का निर्देश दिया। राज्य कमेटी को संबोधित करते हुए डुमरी विधायक ने कहा कि 4 जनवरी के बाद आप सभी मुझसे आकर मिले एवं वर्तमान में आपकी क्या समस्या है, क्या मांग है, हमें अवगत कराने का काम करें। सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के राज्य इकाई सदस्य विनोद बिहारी महतो, संजय दुबे ने शोक व्यक्त करते हुए सहायक अध्यापकों को कहा कि सिद्दीकी संघर्ष के साथी रहे हैं, इसीलिए इनके मृत्यु दिवस को शहादत दिवस के रूप में मनाया जाएगा एवं सरकार से सभी मृत सहायक अध्यापकों को अनुकंपा का लाभ कैसे दिलाया जाए, इसके लिए हम सभी विचार कर रणनीति बनाएं। शोक सभा को गिरिडीह जिला महासचिव जमालुद्दीन अंसारी, सलाकत अंसारी, तुलसी महतो, धनबाद अतिरिक्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी आशीष कुमार इत्यादि ने भी संबोधित किया। इस शोक सभा में घोड्डा जिला सचिव नसीमुद्दीन अंसारी, जामताड़ा जिला अध्यक्ष शब्बीर अंसारी, सरायकेला खरसावां जिला संयोजक साकेत शेखर, संघर्ष मोर्चा राज्य कमेटी सदस्य लातेहार से बेलाल अहमद, महागामा प्रखंड सचिव मोहम्मद नईम, मोहम्मद नज़ीर, देवेंद्र प्रसाद गुप्ता, मोहम्मद शफीक आलम दुमका जिला सचिव, दुर्गाचरण पाल, लाल बिहारी राय, मुकेश कुमार राय, युधिर मंडल, गिरिडीह से मुख्तार अंसारी, मोहम्मद इमामुद्दीन अंसारी, गीता राज, दिलचंद महातो, जितेंद्र मंडल, महेश्वर मुर्मू, हैदर अंसारी मौजूद थे। बाबूलाल ने राज्य सरकार को लिया निशाने पर, कहा अब तक नहीं जारी हुआ जेपीएसएससी और जेएसएससी का नियुक्ति कैलेंडर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रोजगार और प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर राज्य सरकार पर तंज किया है। इसे लेकर बाबूलाल मरांडी ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा किया है। अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा है, सीएम ने पहली कैबिनेट बैठक के बाद 1 जनवरी 2025 से पहले
जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं के लिए नियुक्ति कैलेंडर जारी करने का घोषणा की थी। लेकिन साल का अंतिम दिन भी बीतने को है। अब तक परीक्षा परिणाम या कैलेंडर जारी करने की कोई पहल नहीं की गई है। उन्होंने लिखा है कि मुख्यमंत्री पद की गरिमा का सम्मान करिए और झूठ बोलने की आदत छोड़कर प्रतियोगी परीक्षाओं का पारदर्शी क्रियान्वयन शुरू कीजिए। बाबूलाल मरांडी ने एक अन्य पोस्ट साझा करते हुए लिखा है कि झारखंड में बेरोजगारी आसमान छू रही है। बेरोजगारी कम करने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की शुरुआत की गई थी, लेकिन यह योजना केवल कागजों पर ही सीमित रह गई है। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में गिरिडीह जिले के 416 लोगों ने रोजगार के लिए आवेदन किया, लेकिन एक भी व्यक्ति को ऋण स्वीकृत नहीं हुआ। बाबूलाल ने पोस्ट में कहा है कि सिर्फ कागजी घोषणाओं से जनता का पेट नहीं भरता। वादे करना आसान है, लेकिन असली चुनौती उन्हें धरातल पर लागू करना है। साथ ही उन्होंने सरकार से कहा कि राज्य के लाखों युवा बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। अपनी घोषणाओं को कागजों से बाहर निकालकर रोजगार के पर्याप्त अवसर सृजित करिए। पत्नी की मौत के बाद गायब हुए एसडीओ पति मुखाग्नि में ससुर भी रहे, नदारद। हजारीबाग जिले में पूर्व एसडीओ अशोक कुमार की पत्नी अनीता देवी की रहस्यमय मौत ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। अनीता की मौत के बाद उनके पैतृक गांव बेलागड़ा में मातम पसरा हुआ है। इस मामले में अशोक कुमार समेत उनके पिता और छोटे भाई नामजद आरोपी हैं, लेकिन घटना के बाद से वे सभी लापता बताए जा रहे हैं। मृतका अनीता के अंतिम संस्कार में उनके पति अशोक कुमार, ससुर दुर्योधन साव और देवर शिवनंदन साव शामिल नहीं हुए। मुखाग्नि मृतका के दोनों बच्चों और भैंसुर राजेश साव ने दी। इसके बाद श्राद्ध कर्म की सभी रस्में भी राजेश साव ही निभा रहे हैं। इस घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों और अनीता के मायके वालों के सहयोग से अंतिम संस्कार की सभी औपचारिकताएं पूरी की गईं। अनीता के पति और अन्य आरोपियों के फरार रहने के कारण श्राद्ध कर्म की जिम्मेदारी भी उनके बड़े भाई राजेश साव ने संभाल ली है। अनीता देवी की संदिग्ध मौत और आरोपियों के फरार रहने से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जांच की धीमी प्रगति को लेकर प्रशासन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों और मृतका के परिजनों ने जल्द न्याय की मांग की है। पुलिस ने अशोक कुमार, उनके पिता और छोटे भाई को इस मामले में नामजद अभियुक्त बनाया है। हालांकि अब तक पुलिस इनका कोई सुराग नहीं जुटा पाई है। इससे ग्रामीणों में आक्रोश और प्रशासन पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। इस घटना ने न केवल इलाके में चर्चा का विषय बना दिया है, बल्कि पुलिस की साख पर भी सवालिया निशान लगा दिया है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस मामले में कितनी तेजी से कार्रवाई करता है और पीड़ित परिवार को न्याय दिला पाता है या नहीं। नए साल में हेमंत सोरेन की शक्ल का यह शख्स बना सोशल मीडिया की सुर्खियां। जानिए कौन है ये। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसे देखने वाले लोगों का दावा है कि इस वीडियो में हेमंत सोरेन झारखंड में मिली प्रचंड जीत के बाद खुशी से झूम रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। पहले आप इस फोटो को गौर से देखिए। चौंक गए ना? दरअसल लंबे बाल और पकी हुई दाढ़ी वाला यह शख्स भले ही दिख मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरह दिख रहा है, लेकिन इनका असली नाम जसबीर जेम्स लकड़ा है, जो क्रिसमस और नए साल के जश्न में झूम रहा है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एक और डुप्लीकेट मुन्ना लोहरा के रूप में सामने आ चुका है। नए साल पर बासुकीनाथ मंदिर में जुटने वाली भीड़ को लेकर प्रशासन चौकस, जारी किए विशेष दिशा निर्देश। नए साल के मौके पर बासुकीनाथ मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है। सुरक्षा और व्यवस्थापन को ध्यान में रखते हुए मंदिर परिसर और उसके आसपास के इलाकों में विशेष इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन ने अधिकारियों को कुछ खास निर्देश दिए हैं ताकि भीड़ को सही तरीके से नियंत्रित किया जा सके और किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके। मंदिर के आसपास यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। साथ ही श्रद्धालुओं की भीड़ को शांतिपूर्वक नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपायों का पालन कराया जाएगा। प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी सुरक्षा उपकरण और उपाय मुहैया कराए जाएं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। इसके अलावा
विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जैसे कि मंदिर में दर्शन के लिए निर्धारित समय और व्यवस्था, ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके और हर श्रद्धालु को सुगमता से दर्शन का अवसर मिल सके। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से भी अपील की है कि वे समय का ध्यान रखें और किसी भी असुविधा से बचने के लिए व्यवस्था का पालन करें। झारखंड पुलिस ने बताई 2024 की उपलब्धियां। नक्सल, अपराध, साइबर क्राइम और नशे को ऐसे लिया नियंत्रण में। झारखंड पुलिस ने साल 2024 में नक्सल अभियान, साइबर अपराध, मादक पदार्थों, संगठित अपराध और पुलिस कल्याण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। इसकी जानकारी झारखंड पुलिस ने मंगलवार 31 दिसंबर को दी। इसके साथ ही झारखंड पुलिस ने कहा कि वो राज्य को अपराध और उग्रवाद से मुक्ति दिलाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इस मौके पर झारखंड पुलिस की ओर से सभी झारखंड वासियों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं दी गईं। नक्सल अभियान की प्रमुख उपलब्धियां। झारखंड पुलिस ने साल 2024 में कुल 244 नक्सलियों को गिरफ्तार किया, जिनमें कई नामी नक्सली कमांडर शामिल थे। इस दौरान 24 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और 9 नक्सली मुठभेड़ों में मारे गए। राज्य में नक्सलियों से कुल 123 हथियार, 5,234 गोलियां और 246 किलोग्राम विस्फोटक बरामद किए गए। झारखंड पुलिस के पास 2024 में साइबर अपराध से संबंधित कुल 1,295 मामले दर्ज किए गए। इनमें 971 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और 8 करोड़ 18 लाख रुपए से अधिक की राशि जब्त की गई। इसके साथ ही साइबर अपराध को रोकने के लिए विकसित किए गए प्रतिबिंब ऐप का प्रभावी उपयोग करते हुए पुलिस ने 274 मामले सुलझाए। इसकी मदद से पीड़ितों को 77 लाख रुपए वापस दिलाए गए। मादक पदार्थों के विरुद्ध की कड़ी कार्रवाई। पुलिस ने साल 2024 में मादक पदार्थों के खिलाफ महत्वपूर्ण कार्रवाई की। इसमें 1,407 किलोग्राम अफीम, 4,252 किलोग्राम गांजा और 1 करोड़ 82 लाख रुपए से अधिक की राशि जब्त की गई। इसके अलावा राज्य में 3,985 एकड़ भूमि पर की गई अवैध अफीम की खेती को भी नष्ट किया गया। इस साल पुलिस के पास संगठित अपराधियों और आतंकवादियों के खिलाफ 97 मामले दर्ज किए गए। इसमें कार्रवाई करते हुए पुलिस ने विभिन्न गिरोह के 154 अपराधियों को गिरफ्तार किया। साथ ही एटीएस ने अलकायदा के 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया और 1 करोड़ 20 लाख रुपए की राशि के साथ 15 लाख रुपए के आभूषण बरामद किए। पुलिस कल्याण की ओर भी बढ़े कदम। पुलिस विभाग ने 2024 में कुल 132 पुलिस अवर निरीक्षकों, 1015 पुलिस निरीक्षकों को प्रमोट किया, 203 सहायक अवर निरीक्षकों और 2,713 आरक्षियों को पदोन्नति दी। इसके अलावा पुलिस कल्याण कोष से 1,232 लाभार्थियों को 3 करोड़ 79 लाख रुपए का भुगतान किया गया। राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं और चुनाव में रहा बेहतर प्रदर्शन। झारखंड पुलिस के जवानों ने साल 2024 में विभिन्न राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जिसमें बैडमिंटन और योगासन खेलों में पदक प्राप्त किए गए। इसके अलावा झारखंड में लोकसभा और विधानसभा चुनाव शांतिपूर्वक और निष्पक्ष तरीके से संपन्न होने में भी पुलिस का योगदान सराहनीय रहा। पंड्रा फायरिंग मामले में आईजी डीआईजी ने किया घटनास्थल का दौरा, पुलिस को दिए ये निर्देश। रांची के पंड्रा में सोमवार को 13 लाख की लूट और होटल मैनेजर पर फायरिंग मामले का आईजी अखिलेश कुमार झा और डीआईजी अनूप बिरथरे ने खुद से जायजा लिया है। इस दौरान आईजी ने घटनास्थल का दौरा किया, मामले की विस्तार से जानकारी ली और पुलिस पदाधिकारियों को इस कांड का जल्द से जल्द खुलासा करने का निर्देश दिया है। अस्पताल में घायल सुमित कुमार से मिले, बहादुरी को सराहा। इसके बाद आईजी अखिलेश कुमार झा मेडिका अस्पताल पहुंचे। यहां इलाजरत घायल सुमित कुमार से भी मुलाकात की, घटना को लेकर विस्तार से बातचीत की। इसके बाद झा ने सुमित कुमार की बहादुरी को भी सराहा। जाने क्या है पूरा मामला, बता दें कि सोमवार को रांची पंड्रा के ओटीसी ग्राउंड के पास दोपहर करीब 12:30 बजे 3 अपराधियों ने आशीर्वाद आटा आईटीसी कंपनी का फ्रेंचाइजी के मैनेजर सुमित कुमार गुप्ता से 13 लाख रुपए लूट लिए थे। वहीं भागते समय लॉर्ड्स होटल के मैनेजर सुमित कुमार को पकड़ने की कोशिश की। इस दौरान उन पर फायरिंग कर दी। एक गोली सुमित कुमार के पेट में लगी,
जबकि दूसरी गोली उनकी बांह में लगी है। उन्हें गंभीर हालत में मेडिका अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति फिलहाल खतरे में है। नए साल से पहले सोशल मीडिया पर मंत्री इरफान अंसारी ने मांगी माफी, सीता सोरेन को भी किया टैग। चंद घंटों के बाद नए साल 2025 की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में लोग नए साल को लेकर जश्न मनाने को पूरी तरह तैयार हैं। अक्सर साल खत्म होने पर लोग एक दूसरे से गिला शिकवा भूलकर माफी मांगते नजर आते हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने भी एक भावुक पोस्ट कर माफी मांगी है। मंत्री इरफान अंसारी के पोस्ट में दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने पूर्व विधायक सीता सोरेन और बीजेपी झारखंड को भी टैग किया है। पोस्ट में इरफान अंसारी ने लिखा कि समाप्त होते वर्ष में मेरे मन, कर्म और वाणी से किसी को भी ठेस पहुंची हो तो मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूं। आने वाले नए साल में आपकी हर मनोकामना पूरी हो। आपके और आपके पूरे परिवार को नए साल 2025 की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका भाई। एक्शन में मंत्री चमरालिंडा। कहा, समस्या नहीं समाधान चाहिए। छात्रवृत्ति साइकिल वितरण कार्य ससमय पूरा करे अधिकारी। झारखंड सरकार के मंत्री चमरालिंडा इन दिनों एक्शन मूड में नजर आ रहे हैं। विभिन्न विभागीय अफसरों को उनकी कार्यशैली पर फटकार लगा रहे हैं। मंगलवार को मोरहाबादी स्थित कल्याण कॉम्प्लेक्स में चमरालिंडा सभी जिलों के कल्याण पदाधिकारी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, आईटीडीए तथा प्रमंडलीय उपनिदेशकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। इस दौरान वह स्कूलों में साइकिल तथा छात्रवृत्ति वितरण के कार्य प्रगति की जिलावार समीक्षा करते हुए विभागीय अधिकारियों को फटकार लगाया। उन्होंने प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति वितरण के मामले में रामगढ़ एवं कोडरमा जिला के प्रति नाराजगी जताई। उन्होंने रामगढ़ और कोडरमा जिला के कल्याण पदाधिकारी को अगले 3 दिनों के भीतर छात्रवृत्ति राशि वितरण किए जाने का सख्त निर्देश दिया। कहा कि छात्रवृत्ति वितरण मामले में जो पदाधिकारी कोताही बरतेंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कोडरमा एवं रामगढ़ जिला में अगले 3 दिनों में छात्रवृत्ति राशि वितरण की प्रगति में सुधार नहीं होने की स्थिति में संबंधित पदाधिकारियों का जनवरी माह 2025 का वेतन रोकें। मंत्री चमरालिंडा ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आने वाले माह फरवरी 2025 तक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति राशि वितरण के सभी मामलों को पूर्ण कर ली जाए। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति राशि वितरण कल्याण विभाग का एक महत्वपूर्ण कार्य है। अध्ययनरत विद्यार्थियों को ससमय छात्रवृत्ति राशि मिलने से उन्हें शैक्षणिक पाठ्यक्रमों तथा परीक्षा की तैयारी में मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विशेष तौर पर एसटी, एससी छात्र छात्राओं को शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर प्रदान करने का कार्य कर रही है। इसलिए यह जरूरी है कि छात्रवृत्ति की राशि निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत एसटी, एससी सहित सभी वर्गों के छात्र छात्राओं को प्रदान की जाए। मंत्री ने सभी जिलों को निर्देश दिया कि आगामी 4 जनवरी तक प्री मैट्रिक से संबंधित सभी लंबित छात्रवृत्ति भुगतान के मामलों का निपटारा प्राथमिकता के साथ करें। कल्याण विभाग के पदाधिकारी जनहित और जन सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। कल्याण विभाग के अंतर्गत काम करने वाले सभी यह समझें कि वे सामाजिक कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पदाधिकारी समस्या नहीं बल्कि समाधान का रास्ता निकालें। मंत्री चमरालिंडा ने निर्देश दिया कि जनवरी 2025 के अंत तक साइकिल वितरण का कार्य पूर्ण करें। साइकिल योजना का उद्देश्य कक्षा 8 से ड्रॉप आउट रोकना है, इसलिए साइकिल का वितरण समय पर हो। नामांकन के साथ ही कक्षा 8 के बच्चों को साइकिल मिले, इसके लिए सभी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आने वाले दिनों में भी सत्र प्रारंभ होने के साथ ही विद्यार्थियों को साइकिल उपलब्ध कराने का कार्य योजना तैयार रखें। किसी भी हाल में साइकिल वितरण कार्य में विलंब न हो, यह विभाग की प्राथमिकता होनी चाहिए। पलामू पुलिस ने बताया, गए साल में कैसे अपराध पर पाया काबू, साइबर और नक्सल समस्या से निपटने के लिए अपनाई ये थ्योरी। पलामू पुलिस ने वर्ष 2024 के दौरान अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने और समाज में शांति व सुरक्षा स्थापित करने के लिए अभूतपूर्व कार्य किए हैं।
आधुनिक तकनीकी साधनों और जनहितकारी पहलों के समन्वय से पुलिस ने समाज के हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में उल्लेखनीय योगदान दिया है। मुख्य उपलब्धियां: 1. साइबर क्राइम पर प्रभावी कार्रवाई। साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चलाए गए। दर्ज मामलों का त्वरित और सटीक समाधान सुनिश्चित किया गया। 2. अपराध नियंत्रण और न्याय सुनिश्चित करना। विभिन्न गंभीर अपराधों के मामलों में त्वरित निष्पादन। वाहनों की बरामदगी। नक्सल गतिविधियों पर निर्णायक कार्रवाई करते हुए कई नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया और हथियार बरामद किए गए। 3. न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग। निष्पादित और स्थायी वारंट के मामलों में सफलता प्राप्त की। व्यवहार: न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए गए अभियुक्तों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि। 4. सामाजिक कल्याण में भागीदारी। शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुधार से जुड़े कई अभियान चलाए गए। सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से जनता को पुलिस की भूमिका और उनके अधिकारों की जानकारी दी गई। 5. लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उत्कृष्ट प्रदर्शन। चुनावों के दौरान शांति बनाए रखने और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने में उल्लेखनीय योगदान। समुदाय के प्रति आभार। पलामू पुलिस की इन सफलताओं में पुलिसकर्मियों की निष्ठा और स्थानीय समुदाय के सहयोग ने अहम भूमिका निभाई। पुलिस विभाग समर्पित है कि भविष्य में भी कानून व्यवस्था को बनाए रखने और समाज में शांति स्थापित करने के लिए इस प्रकार की प्रतिबद्धता और प्रयास जारी रखेगा। हम इस अवसर पर सभी पुलिसकर्मियों, प्रशासनिक अधिकारियों और जनता का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने हमारे प्रयासों में सहयोग किया। 2 रुपये किलो बिक रही गोभी, किसान ने ट्रैक्टर से रौंदी अपनी फसल। झारखंड के किसानों को इस बार अपनी कड़ी मेहनत का सही मूल्य नहीं मिल रहा है। राज्य के ग्रामीण इलाकों में जहां फूल गोभी और पत्ता गोभी केवल 2 रुपये किलो बिक रही है, वहीं शहरी बाजारों में यह 10 रुपये किलो के हिसाब से बिक रही है। इससे किसान बेहद निराश और परेशान हैं और अब कुछ किसान अपनी फसल को रौंदने तक को मजबूर हो गए हैं। रामगढ़ जिले के चित्रपुर प्रखंड के बड़की पोना गांव के किसान राधेश्याम महतो ने अपनी 1 एकड़ में लगी पत्ता गोभी की फसल पर ट्रैक्टर चला दिया। उन्होंने बताया कि बाजार में उनकी फसल को उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण वह ऐसा कदम उठाने को विवश हुए हैं। इससे पहले गोला में भी एक किसान ने फूल गोभी की तैयार फसल पर इसी तरह ट्रैक्टर चला दिया था। किसानों का कहना है कि खेतों से फसल को बाजार तक लाने में जितना खर्च आ रहा है, उतना ही दाम उन्हें फसल का नहीं मिल रहा है। राधेश्याम महतो ने बताया, हमारा पूरा परिवार कृषि कार्य पर निर्भर है, लेकिन इस साल सब्जियों के दाम गिर जाने से हमें भारी नुकसान हो रहा है। अब हमें कर्ज लेकर खेती करनी पड़ रही है और इस नुकसान के कारण साहूकारों को सूद भी देना पड़ेगा। ऊंचाई से अचानक नीचे रेलवे ट्रैक पर गिरा हाईवा, मची अफरा तफरी। झारखंड के चक्रधरपुर से एक बड़े हादसे की खबर है, जहां ऊंचाई से अचानक नीचे रेलवे ट्रैक पर एक हाईवा गिर गया। इससे अफरा तफरी मच गई। एक ओर जहां घंटे रेल परिचालन बाधित हो गया, वहीं दूसरी ओर ड्राइवर को गंभीर हालत में टिस्को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले बांसपानी रेलवे स्टेशन के होम सिग्नल के सोमवार को दिन के 10 बजे हुई। हादसे के कारण मालगाड़ियों का परिचालन बांसपानी जरूली रेलखंड में 4 घंटे बाधित भी रहा। कैसे हुआ हादसा? बताया गया कि घटनास्थल के बगल में ही रेल लाइन की थोड़ी ऊंचाई से एक सड़क मार्ग गुजरती है। उसी से एक हाईवा गुजर रहा था। तभी चालक का नियंत्रण टूट गया, जिसके कारण हाईवा दिशा भटककर सड़क किनारे ढलान पर चली गई। जब तक चालक वाहन को नियंत्रित करता, तब तक हाईवा नीचे रेल लाइन पर जा गिरी। इस हादसे के बाद सेक्शन में ट्रेनों का परिचालन रोक दिया गया। ऐसे रेलवे ट्रैक से हटाया गया दुर्घटनाग्रस्त हाईवा। वहीं हादसे के बाद रेलवे ने हाईवा को पटरी से हटाने के लिए डांगुआपोसी से रिलीफ ट्रेन के साथ 140 टन का क्रेन घटनास्थल की ओर रवाना किया। इससे पहले 2 जेसीबी मशीन लगाकर हाईवा को रेल पटरी से दोपहर 1:30 तक हटाकर खाली कर दिया गया। तेजी से हुए राहत बचाव कार्य के कारण ज्यादा देर तक पटरी बाधित नहीं रही, जिससे मालगाड़ी और यात्री ट्रेनें कम प्रभावित हुईं। चक्रधरपुर रेल मंडल में नवपदस्थापित
डीआरएम तरुण हुरिया हादसे के बाद अपना चैम्बर छोड़कर सुबह से ही मंडल मुख्यालय के ट्रेन कंट्रोल रूम पर बने रहे। 1 जनवरी से होगा रांची मंडल से खुलने वाली गाड़ियों की समय सारिणी में बदलाव। भारतीय रेलवे अपने यात्रियों की बुनियादी सुविधाओं और सुरक्षा को निरंतर बेहतर करने का प्रयास करते रहता है। इसी कड़ी में विकास कार्यों को पूरा करने के लिए अलग अलग महत्वपूर्ण गंतव्यों के लिए रांची रेल मंडल से चलने वाली कई ट्रेनों के रांची और हटिया स्टेशन से प्रस्थान व आगमन के समय में परिवर्तन किया गया है। यह बदलाव 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। यह निर्णय ट्रेनों के संचालन की समीक्षा के बाद लिया गया है। बता दें कि जिन ट्रेनों के समय में परिवर्तन किया गया उनकी संशोधित समय सारणी वाली सूची इस तरह है। ट्रेन संख्या 18626 हटिया पूर्णिया कोट एक्सप्रेस ट्रेन का हटिया प्रस्थान 5:30 बजे होगा। 13514 हटिया। आसनसोल एक्सप्रेस का हटिया प्रस्थान 14:55 होगा। ट्रेन संख्या 18622 हटिया पटना पाटलिपुत्र एक्सप्रेस का हटिया प्रस्थान 22 बजे होगा। ट्रेन संख्या 12812 हटिया लोकमान्य तिलक टर्मिनस का हटिया प्रस्थान 9 बजे होगा। ट्रेन संख्या 18451 हटिया पुरी तपस्विनी एक्सप्रेस का हटिया प्रस्थान 14:30 होगा। ट्रेन संख्या 18637 हटिया सर एम विश्वेश्वरैया बेंगलुरु एक्सप्रेस का हटिया प्रस्थान 17:25 होगा। ट्रेन संख्या 22837 हटिया एर्नाकुलम एक्सप्रेस का हटिया प्रस्थान 17:25 होगा। ट्रेन संख्या 13320 रांची दुमका एक्सप्रेस का रांची प्रस्थान 12:55 होगा। ट्रेन संख्या 20839 रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस का रांची प्रस्थान 18 बजे होगा। ट्रेन संख्या 13403 रांची भागलपुर वनांचल एक्सप्रेस का रांची प्रस्थान 19 बजे होगा। ट्रेन संख्या 15661 रांची कामाख्या एक्सप्रेस का रांची प्रस्थान 20 बजे होगा। ट्रेन संख्या 18609 रांची लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस का रांची प्रस्थान 20:45 होगा। ट्रेन संख्या 18640 रांची आरा एक्सप्रेस का रांची प्रस्थान 20:45 होगा। ट्रेन संख्या 18619 रांची घोड्डा एक्सप्रेस का रांची प्रस्थान 21:05 होगा। ट्रेन संख्या 20408 नई दिल्ली रांची राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन का रांची आगमन 8:20 होगा। ट्रेन संख्या 18612 बनारस रांची एक्सप्रेस का रांची आगमन 4:20 होगा। ट्रेन संख्या 12878 नई दिल्ली रांची गरीब रथ एक्सप्रेस का रांची आगमन 11:30 पर होगा। ट्रेन संख्या 18615 हावड़ा हटिया क्रिया योग एक्सप्रेस का हटिया आगमन 6:50 पर होगा। ट्रेन संख्या 12811 लोकमान्य तिलक टर्मिनस हटिया एक्सप्रेस का हटिया आगमन 4:45 होगा। ट्रेन संख्या 18452 पुरी हटिया तपस्विनी एक्सप्रेस का हटिया आगमन 12 बजे होगा। ट्रेन संख्या 18638 सर एम विश्वेश्वरैया बेंगलुरु हटिया एक्सप्रेस का हटिया आगमन 12:15 होगा। ट्रेन संख्या 22838 एर्नाकुलम हटिया एक्सप्रेस का हटिया आगमन 15:35 होगा। ट्रेन संख्या 12836 सर एम विश्वेश्वरैया बेंगलुरु हटिया एक्सप्रेस का हटिया आगमन 18:40 होगा। ट्रेन संख्या 22845 पुणे हटिया एक्सप्रेस का हटिया आगमन 17:25 होगा। ट्रेन संख्या 12826 आनंद विहार रांची संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का रांची आगमन 5:15 होगा। ट्रेन संख्या 18610 लोकमान्य तिलक टर्मिनस रांची एक्सप्रेस का रांची आगमन 6:50 होगा। ट्रेन संख्या 13404 भागलपुर रांची एक्सप्रेस का रांची आगमन 8:40 पर होगा। ट्रेन संख्या 13303 धनबाद रांची एक्सप्रेस का रांची आगमन 10 बजे होगा। ट्रेन संख्या 13319 दुमका रांची एक्सप्रेस का रांची आगमन 12:55 होगा। ट्रेन संख्या 22349 पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस का रांची आगमन 13:05 होगा।
ट्रेन संख्या 156662 कामाख्या रांची एक्सप्रेस का रांची आगमन 14:35 होगा। ट्रेन संख्या 12818 आनंद विहार टर्मिनल हटिया झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस का हटिया आगमन 17 बजे होगा। ट्रेन संख्या 18625 पूर्णिया कोट हटिया एक्सप्रेस का हटिया आगमन 21 बजे होगा। ट्रेन संख्या 18627 हावड़ा रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस का रांची आगमन 22:55 होगा। ट्रेन संख्या 18085 खड़गपुर रांची एक्सप्रेस का रांची आगमन 12:35 होगा। ट्रेन संख्या 18035 खड़गपुर हटिया एक्सप्रेस का हटिया आगमन 19:30 होगा। ट्रेन संख्या 18601 टाटानगर हटिया एक्सप्रेस का हटिया आगमन 18:30 पर होगा। ट्रेन संख्या 13503 वर्धमान हटिया एक्सप्रेस का हटिया आगमन 17:50 पर होगा। ट्रेन संख्या 18176 झारसुगुड़ा हटिया एक्सप्रेस का हटिया आगमन 17:40 पर होगा। 2 महीने के अंदर पेसा कानून लागू हो, झारखंड हाईकोर्ट का राज्य सरकार को आदेश। झारखंड हाईकोर्ट ने पेसा कानून को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पेसा कानून को 2 महीने के अंदर लागू करने का आदेश दिया है। बता दें कि जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण राय 29 जुलाई को ही फैसला सुना चुके हैं। 3 महीने बीत जाने के बाद यह न्यायिक आदेश सचिवालय पहुंचा है। बता दें कि पेसा कानून को चुनौती देने के लिए हाईकोर्ट में 3 याचिकाएं दायर की गई हैं। हाईकोर्ट से मिले आदेश के बाद झारखंड जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। आने वाले जनवरी महीने में टीम का गठन किया जा सकता है। इसके बाद प्रस्ताव जनजातीय कल्याण विभाग द्वारा तैयार किया जाएगा। इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निर्णय लेंगे। पेसा कानून को लेकर बीजेपी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि हेमंत सरकार की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। प्रतुल ने कहा कि पेसा कानून नियमावली बनकर तैयार है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के केवल हस्ताक्षर से इस कानून को धरातल पर उतारा जा सकता है, लेकिन अब तक केवल पेसा कानून के नाम पर हेमंत की सरकार ने आदिवासियों की आंखों में धूल झोंक रही है। उन्होंने कहा कि अब तो हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई है। शायद अब हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए राज्य सरकार पेसा कानून लागू कर दे। वहीं जामुमो ने भी पेसा कानून पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। जामुमो नेता विनोद पांडेय ने कहा कि पेसा कानून को लेकर झारखंड में अगर कोई पार्टी ने मांग उठाई तो वह झारखंड मुक्ति मोर्चा है। हम लोग शुरुआती दिनों से पेसा कानून के पक्षधर रहे हैं। हमारे नेता लंबे समय से सदन से सडीडीडीएच तक पेसा कानून लागू करने की मांग करते आए हैं। विनोद पांडेय ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा कार्यकाल के समय पेसा कानून पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। विनोद पांडेय ने कहा कि माननीय हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए जल्द से जल्द पेसा कानून को धरातल पर उतारा जाएगा।